नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 8 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक रहने वाला है, हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी, जो क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किस तरीके से चेंज होती है, तब आपके लिए थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आपकी उसमें क्या हो जाएगी, बेहतरीन तरीके से पकड़ हो जाएगी। तो अगर थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसे सीखना है तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या करना पड़ेगा, हमको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आज इसी पर लेक्चर लेके मैं आपके सामने क्या हूं, हाजिर हूं। तो अब क्या करना है, रोज की तरह कॉपी पेन निकालना है और हेड डालनी है क्या, इंटरनल एनर्जी। ना क्या होती है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इसे सीखते हैं। तो हेड डालो क्या, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी देखो एक एग्जांपल देते हुए समझे, ठीक है। तो अज्यूम कर लो कि लेट अस कंसीडर, या फिर ऐसे लिख के चलो, लेट अस अंडरस्टैंड इंटरनल एनर्जी। लेट अस understand internal energy with the help of following example, with the help of following एग्जाम्पल। ओके, तो एग्जाम्पल एक बहुत सरल सा एग्जाम्पल जो कि हमारे हर किसी इंसान के किचन में होता है। अज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, एक आइस क्यूब है और आइस क्यूब क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है। एंड मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, मेल्टिंग ऑफ आइस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी जब भी आइस मेल्ट होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर, यानी कितने टेम्परेचर में मेल्ट होती है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जैसे 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, तापमान है किसी भी एक आइस का, उसी टेम्परेचर में क्या करती है, वो मेल्ट करती है। जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं कर जाती तब तक उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता। तो हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक बीकर है। मैंने तो एक हाइपोथेटिकल बीकर ले लिया। आपके घर में कढ़ाई, बाउल, कटोरा, गिलास, कुकर जो भी है उसमें क्या रख दो आप, इस तरीके से एक बर्फ का टुकड़ा रख दो, या बोल सकते हैं आइस क्यूब रख दो। तो ये क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक सुंदर सा आइस क्यूब है। सिंपल क्या बोल दो, दिस इज माई आइस। एंड वी नो दैट कि दिस टेम्परेचर ऑफ दिस आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हमारी आइस क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है। यानी यहाँ पर क्या हो रही है, यानी प्रोसेस हो रही है, एंड दैट प्रोसेस इज मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारे पास मेल्टिंग हो रही है। अगर यहाँ पर मेल्टिंग हो रही है, जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, अल्कोहल। क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने आइस क्या करी, यहाँ पर मेल्ट करी, आइस के मेल्ट होने से हमें क्या मिला, वाटर मिला। तो दिस इज माई वाटर। नाउ मेल्ट होने के बाद, जस्ट बाद जो उसका टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इट इज मेल्टिंग ऑफ आइस। तो ये भी कितना, ये टेम्परेचर भी कितना होगा हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद अगर आप इसको गर्म करोगे तो क्या करेगा सर, इसका टेम्परेचर राइज करेगा। लेकिन हम सिर्फ किसको देखना चाह रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर फिनोमिना हुआ। अब देखो, अब टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, ठीक है, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी होगी। और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ एनी मैटर, या बोलते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी बोलती है कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं या फिर मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जिस सब्सटेंस की, या बोलते हैं जिस मैटर के मॉलिक्यूल की टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसके मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कहने का मतलब ये है, मोर विल द काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, मोर विल द टेम्परेचर, मोर इज द काइनेटिक एनर्जी। इफ द टेम्परेचर इज लेस, द काइनेटिक एनर्जी इज लेस। काइनेटिक एनर्जी समझते हो ना क्या होते हो, एनर्जी ड्यू टू मोशन। अगर मैं ऐसे ऐसे हिल रहा हूं तो आई हैव सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अज्यूम कर लो गैस है, किसी बीकर में गैस है, मान लें मेरे पास ये क्या है, एक इस तरीके से बीकर है और इस बीकर में क्या रख दिया हमने, इस तरीके से
गैस रख दी। अगर इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, तो जो मॉलिक्यूल होंगे वो आराम आराम से इस तरीके से क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। अगर वो बहुत आराम आराम से मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, कम है। ऐसा है या नहीं है? लेकिन जैसे मैं क्या करूंगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मैंने अज्यूम किया कि इसका टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है, अंडरस्टूड मतलब समझने वाली बात है, जो इसको मॉलिक्यूल जो ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे आराम आराम से, अब वो क्या करेंगे, ऐसे फास्ट फास्ट मूव करेंगे, नहीं करेंगे, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर गई, बढ़ गई। तो मैं ऐसे क्या बोल सकता हूं कि किसी भी एक सिस्टम के लिए जो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, इधर देखो। अब इस सिस्टम में या फिर इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो हमारा आइस था वो किस में चेंज हुआ, वाटर में चेंज हुआ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या इस आइस के मॉलिक्यूल और इस वाटर के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या उनमें कोई चेंज आया होगा? आंसर कोई चेंज नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज सेम, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, मेरा सेम है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रखा है तो जो काइनेटिक एनर्जी है आइस के मॉलिक्यूल की और वाटर के मॉलिक्यूल की, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं आया? अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं और एक बहुत मजेदार चीज उसके बाद क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख के चलो, सिंस वी नो, ऐसे लिखो, सिंस वी नो melting of ice is isothermal process means during melting of ice there is no change in temperature, there is no change in temperature. If temperature of system is constant or remain unchanged, तो यहाँ पे लिख के चलेंगे, if temperature of system remains unchanged, changed, unchanged, then according to molecular theory काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पूछते हैं और इसको प्रिसाइज बोलेंगे ना तो क्या बोलेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि हर मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसलिए हम कैसे एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज also remains same। ये बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अगर इतनी बात समझ में आई, अब ध्यान से देखो बात को। अब ये क्या है, मेरा आइस है, बहुत बार हो गया ना कि ये क्या है, मेरा आइस है, ये क्या है, मेरा वाटर है। आइस वाटर आइस। लेकिन एक बहुत खूबसूरत चीज़ है यहाँ पर जो चेंज हो रही है। पहले तो आपको पता है कि ये आइस है, ये वाटर है, चेंज हो गया। इस चेंज के अलावा एक बहुत बेहतरीन चीज़ यहाँ पर हो रहा है, वो चेंज क्या है, इनका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आइस एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर, बोथ आर डिफरेंट। इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आइस का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? आंसर है हाँ जी, होते हैं। लेकिन अभी हम वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम नहीं यार, क्या, डेंसिटी। आइस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती है। लेकिन अभी हम डेंसिटी की बात नहीं करेंगे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आइस इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो क्या होता है, अगर मैं ये बोलूं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आइस VI इज इक्वल टू होता है हमारे पास कितना, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखूं तो 0.93 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है वो होता है हमारे पास कितना, 1.000 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। आप सबने पढ़ा है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज
वॉल्यूम पर यूनिट मास। आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स का जो लेक्चर नंबर 2 है वहाँ पर हमने इसको क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है, जहाँ पर हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे। एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट मीन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, so it will be same for the whole system and here it will be same for the whole system। आई बात समझ में ना। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम को हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। जैसे हम वॉल्यूम को किससे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, तो जो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा, उसको हम किससे दिखाएंगे, स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। और जो आई है वो किसको नोट कर रहा है, आइस को नोट कर रहा है। और यहाँ पर डब्ल्यू है वो किसको नोट कर रहा है, इस वाटर को नोट कर रहा है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आइस इज 1.093 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1.000 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। इट मीन हेयर ए चेंज ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। और जब भी कभी कुछ चेंज होता है, अब ध्यान सुना बात को, यहीं पर इंपॉर्टेंट चीज है, और जब कभी भी कहीं पर चेंज होता है, और यहां पर भी किसका चेंज हो रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, तब हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। बिना वर्क के कुछ चीज चेंज होती है क्या, नहीं चेंज होती। हमें कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी यहां पर एक चेंज हमें देखने को मिलेगा। अगर यहां पर हमें ये चेंज देखने को मिल रहा है, तब यहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का वर्क हुआ होगा, यानी इस सिस्टम में कुछ न कुछ वर्क हुआ है भैया, इतना हमको यहाँ पर आभास हो रहा है। या बोलते हैं ऐसा हमको लग रहा है कि अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज हो रखा है, तब किसी न किसी चीज ने यहाँ पर क्या किया होगा, वर्क किया होगा, तभी ये स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ से यहाँ क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। अब देखो, अगर जब कहीं भी वर्क होता है, एक खूबसूरत चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, मैकेनिक्स में पढ़ी थी, हमने ये बोला था जब कभी भी हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम में वर्क करते हैं, तब वो किया गया वर्क डन उस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल हम बार बार देते हैं कि हमने क्या बोला कि ऐसे एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग में ऐसे क्या लगा रखा, हमने मास लगा रखा है, और हम क्या बोलते हैं, इसको खींचो। खींचने का मतलब इसमें कुछ वर्क करो, वर्क किया और इसको यहाँ पहुँचा दिया। और जब मैं इसको क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्प्लेस कर दिया इसको वर्क करने के बाद, तो इसमें क्या हुई, कुछ एनर्जी स्टोर होगी, एंड दैट एनर्जी इज इलास्टिक एनर्जी। उस एनर्जी को हमने क्या बोला था, इसकी इलास्टिक एनर्जी बोला था, इस स्प्रिंग की इलास्टिक एनर्जी। अब उसने पोटेंशियल एनर्जी बोला था, इसकी बोला था, नहीं बोला था, आंसर हाँ जी बोला था। तो सेम चीज यहां पर भी होगा कि हमने क्या किया, इस सिस्टम में कुछ वर्क किया, अभी पता नहीं है किसने वर्क किया, कुछ पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन ऐसा हमको आभास हो गया है कि यहां पर वर्क हुआ है, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज हुआ है। अब जैसे यहां पर क्या होगा, कुछ वर्क होगा, और वर्क के होने की वजह से इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज हुआ। अब देखो, जो किया गया वर्क डन होगा ना, वो क्या होगा, सिस्टम में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। नाउ अब किस सिस्टम में स्टोर होगा बताओ, ये क्या है, मेरे पास आइस है और बन क्या गया, वाटर। यानी अब मेरे पास आइस तो है नहीं, मेरे पास क्या है, वाटर है। यानी जो किया गया वर्क डन है वो कहाँ स्टोर हुआ है, इस वाटर में स्टोर हुआ है। यानी इसमें क्या हुई, कुछ एनर्जी क्या हुई, वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। यानी इस वाटर में क्या होगी, कुछ एनर्जी स्टोर होगी। एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, या फिर उसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि दिस एनर्जी स्टोर्ड इज टर्म्ड एज इंटरनल एनर्जी। आई बात समझने। तो ये तो मैंने ऐसे मुखाग्री बता दिया आपको। अब इसको बहुत बेहतरीन तरीके से एक सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के चल, मेरी राइटिंग सुंदर नहीं है, लेकिन आप सुंदर बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसे मिटाऊँ मैं, तो देखो नाउ, तो लिख के चलो। ऐसे कैसे लिखोगे, बनाओ कुछ भी लैंग्वेज बनाओ। अब तो लैंग्वेज बनाना सीख गए होगे ना, इतने दिनों से पढ़ रहे हो यार मुझसे, ठीक है। तो ऐसे लिख के चलो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, आवर सिस्टम। लेट अस टॉक अबाउट स्पेसिफिक वॉल्यूम of our system, and we can see that specific volume of system is changing from 1.092 क्या होता है, हाँ 093 1.093
सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। ये किसका होता है? फॉर आइस टू 1.000 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। ये किसके लिए होता है हमारे पास? फॉर वाटर। किसके लिए होता है? वाटर के लिए होता है। यानी यहां पर क्या हो रहा है? स्पेसिफिक वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। ओके, एंड विदाउट वर्क दिस चेंज कांट बी हैपन, इट मीन वी हैव टू डू सम वर्क फॉर दिस चेंज। यानी सम वर्क विल बी देयर, यानी क्या बोलेंगे हम? यहां पर कुछ ना कुछ काम किया गया है, तो इसको कैसे बोलेंगे? तो देयर इज समथिंग विच इज डूइंग वर्क ऑन सिस्टम एंड ड्यू टू विच द एनर्जी इज, या बोलते हैं ड्यू टू विच द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज चेंजिंग, या ऐसा बोलो टू चेंज दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम सम वर्क हैज टू बी डन। ठीक है, तो ऐसे लिख के चलो, टू चेंज दिस specific volume some amount of work has to be done। कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, बिना काम किए ये चीज तो होने से रही। यहां पर इतना हमको आभास हो गया है। एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी इन सिस्टम, या फिर इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन सिस्टम। एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन सिस्टम। और वो भी किस सिस्टम में? आइस में या फिर वाटर में? बचा क्या मेरे पास? वाटर बचा, दैट इज वाटर। वो सिस्टम क्या है हमारे पास? वाटर है, दैट इज वाटर। ओके, ये बात समझ में आई आपको? एंड दिस स्टोर्ड एनर्जी इन सिस्टम इज टर्म्ड एज इंटरनल एनर्जी। तो लिख के चलो, दिस स्टोर्ड एनर्जी इन सिस्टम, दिस स्टोर्ड एनर्जी इन सिस्टम टर्म्ड एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसी को हम किसका नाम दे देते हैं? इंटरनल एनर्जी का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ओके, नाउ अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या बोला कि जो एनर्जी स्टोर होगी वो कहाँ स्टोर होगी? वाटर में स्टोर होगी। यानी जो आइस मेल्ट होने के बाद वाटर मिला है उसमें क्या हो रखी है? ये एनर्जी स्टोर हो रही है जितना हमने वर्क किया उसके इक्विवेलेंट। ओके, एक चीज़ और, अब जो वर्क हुआ है वो किस में हुआ होगा वर्क? यानी हमने ये तो पता चल गया थ्योरेटिकली कि ये इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम को VI से VW में चेंज करने में वर्क किया गया हमने। और जो वर्क का जो कुछ पार्ट है हम थोड़ा वैसे विजुलाइज कर सकते हैं कि वो वर्क कहाँ लगा होगा। देखो यहाँ पर क्या है? आइस के मॉलिक्यूल हैं और आइस का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा नहीं होगा? नाउ अब मेरे पास एक है वाटर का मॉलिक्यूल है, और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल के भी लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स होगा और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल के भी लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे नहीं होंगे? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ क्या है? कम होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज सॉलिड एंड इट वन इज लिक्विड। तो कुछ जो वर्क है वो किस में खर्च हुआ होगा? यानी क्या करने में खर्च होगा वर्क हमारा? इसके जो बॉन्ड हैं उनको ब्रेक करने में। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, कुछ पार्ट या फिर बोलते हैं मैक्सिमम पार्ट ऑफ वर्क इज डन टू ब्रेक द बॉन्ड इन आइस में जो मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड है उनको तोड़ने में क्या हुआ होगा? खर्च हुआ होगा। ठीक है, तो अगर उनको तोड़ने में खर्च हो रखा है तो बचा क्या मेरे पास? वाटर बचा, और वाटर में क्या हो गया? हमारा स्टोर हो गया। ठीक है, नाउ अब ऐसा ही उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे? अगर इस वाटर को आइस में कन्वर्ट करेंगे, यानी क्या करेंगे? फ्रीजिंग करेंगे। फ्रीजिंग इज ऑल्सो एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी। अगर फ्रीजिंग करेंगे तो फ्रीजिंग के टाइम पर क्या होगा? जितनी एनर्जी स्टोर हो रखी है वाटर के अंदर उतनी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको कि जितनी एनर्जी मेल्टिंग करते समय इस वाटर के अंदर क्या हो रखी है? स्टोर हो रखी है, उतनी ही एनर्जी जब ये वाटर किस में चेंज होगा? आइस में चेंज होगा, यानी फ्रीजिंग की प्रोसेस होगी, उस टाइम पर उतनी ही एनर्जी क्या होगी?
बाहर निकल जाएगी। फिर क्या बोल सकते हैं, उतनी एनर्जी इमिट हो जाएगी बोल सकते हैं, या फिर वहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, आई बात सुने। ओके, तो दिस इज आवर इंटरनल एनर्जी। थोड़ा बहुत समझ में आया। नाउ अब इसको क्या कहते हैं, एक तरीके से कॉन्सेप्ट देते हैं। हम यहाँ पर ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, कि ये इंटरनल एनर्जी आई कहाँ से, हमको कोई मतलब नहीं होता थर्मोडायनेमिक्स में उससे। एक्चुअली हम थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ क्या देखना चाहते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम देखना चाहते हैं। वो कहाँ से आई, कहाँ चली गई, कोई मतलब नहीं रहता। किसने वर्क किया, कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, हम ये नहीं जानना चाहते कि उस इंटरनल एनर्जी का सोर्स क्या है। हम एक्चुअली में क्या जानना चाहते हैं यहाँ पर, अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे हुआ ये जानना चाहते हैं बस, और कितना चेंज हुआ ये जानना चाहते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, ना एक थोड़ा सा क्या करते हैं यहाँ पर, इसको और बेहतर तरीके से विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, या बोलते हैं एक तरीके से कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं कि भैया ये कॉन्सेप्ट है जो इंटरनल एनर्जी को थोड़ा बहुत समझा सकता है। ठीक है, तो ऐसे हेडिंग लिख के लिखो, हेडिंग लिख लिखो कि कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं मतलब। ठीक है, इसका मतलब ये होगा क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है इंटरनल एनर्जी का। ओके, देखो होता क्या है, अगेन कहाँ जाते हैं हम, मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास जाते हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बोलती है, मॉलिक्यूलर थ्योरी बोलती है अगर मेरे पास कोई भी एक मैटर है, वो मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल या फिर एटम से मिलकर बना हुआ है। और जो मॉलिक्यूल और एटम होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, यानी वो हमेशा क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, जब तक कि उस मैटर का टेम्परेचर कितना ना हो, 0 केल्विन ना हो या फिर एब्सोल्यूट 0 ना हो, तब तक उस मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं या फिर एटम है, या सिंपल उन दोनों कंबाइनली क्या बोल दूंगा मैं, जो पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अगर वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और हर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। अगर मैं क्या करूं, उन सब की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दूं, उन सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दूं, तो जो मेरे पास रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी उसे मैं क्या बोलता हूं, टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बोलता हूं। ये बात समझ में आई आपको। अब दूसरा देखो, दूसरा पहलू क्या है, अगर मेरे पास मान लिया कोई एक मैटर है, या बोल दो किसी एक कंटेनर में गैस है, तो उस गैस के मॉलिक्यूल वो दौड़ तो रहे हैं आपस में, इधर उधर दौड़ तो रही हैं, या फिर बोलते हैं उस मैटर के जो एटम हैं या फिर मॉलिक्यूल हैं वो इधर उधर रैंडम मोशन तो कर रहे हैं, साथ ही साथ एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किसी न किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, या बोल सकते हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जब भी कोई दो पार्टिकल, कोई दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक, ये बात समझ में नहीं आ रही है आपको। एक स्प्रिंग है मेरे पास, उसके ऊपर एक मास यहाँ लगा दिया, एक मास यहाँ लगा, उसके ऐसे छोड़ दो, तो अगर छोड़ दूंगा तो ऐसे लटक जाएगा उसमें, तो वो कौन सी एनर्जी हुई उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी आई। ये बात समझ में आ रही है आपको। यानी दो मॉलिक्यूल के बीच, या बोल सकते हैं किसी भी एक सिस्टम में मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी तो होती ही होती है, साथ ही साथ ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल दे ऑल्सो हैव पोटेंशियल एनर्जी। और उस पूरे सिस्टम की कंबाइन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, या बोल सकते हैं टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब पहले क्या पढ़ा था हमने, टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड सम ऑफ दीज टू एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ये बात समझ में आई आपको। अभी थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बेहतर तरीके से लिख के चलेंगे सब समझ में आएगा। ओके, तो टू कॉन्सेप्चुलाइज इंटरनल एनर्जी, या बोल सकते हैं ऐसे लिखो, सीधे लिखो, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, या फिर सीधे से लिखो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी in any matter मॉलिक्यूल बोलो या फिर स्लैश एटम बोलो, इनको कंबाइनली मैं पार्टिकल बोल सकता हूँ। पार्टिकल आर इन मोशन इन रैंडम डायरेक्शन,
डायरेक्शन, इन रैंडम डायरेक्शन, ओके। इट मीन्स दे हैव काइनेटिक एनर्जी। यहाँ अंटिल, यहाँ ऐसे लिखो, दे आर इन मोशन अंटिल देयर इज, ऐसे मैं सीधे बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, कि जब तक यहाँ पर 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं होगा वो मॉलिक्यूल मोशन करेंगे ही करेंगे। मॉलिक्यूल फ्रीज कब हो जाएंगे? जब क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो जाएगा, तब वहाँ पर मॉलिक्यूल मूव करना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल केस है, ओके। तो यहाँ पर इट मीन्स दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी, and some of and there are millions and billions of molecule, और हर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हर एक के पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी को सम कर दूं तो जो रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी उसे मैं क्या बोलता हूं, टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बोलता हूं, ठीक है। तो इट मीन्स दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बोले हैं, पार्टिकल बोलूँ उसमें एटम भी आ जाएंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको हम, टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, या बोल सकते हैं पार्टिकल, ओके। तो इस तरह से क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ये तो क्या हुआ, हमारा पहला चीज हुआ जो कि हमको किससे देखने को मिला, मॉलिक्यूलर थ्योरी से देखने को मिला, ओके। दूसरी चीज क्या होती है कि दैट इज कि हर मॉलिक्यूल क्या करता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहा होता है, एंड ड्यू टू दिस इंटरेक्शन दे हैव सम पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट बना के लिखो, मॉलिक्यूल ऑफ एनी सिस्टम बोलो या फिर मैटर बोलो, एक ही बात हुई, सिस्टम या क्या बोल दो, मैटर बोल दो, आर ऑल्सो इंटरेक्ट विथ ईच अदर, इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अब वो किसकी हेल्प से इंटरेक्ट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फिर इंटर एटॉमिक फोर्सेस, डिपेंडिंग अपॉन द हम मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन देख रहे हैं या फिर एटम के बीच का इंटरेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा, विथ ईच अदर बाया इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन and due to this interaction they have potential energy, and some of potential energy of individual molecule is called total internal potential energy, ओके। ये बात समझ में आई इतनी आपको।
इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखना चाहूँ, टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, या फिर पार्टिकल बोल दो, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल के नाम में जनरलाइज हो जाएगा। ओके, वहाँ पार्टिकल लिखा तो यहाँ पार्टिकल लिखते हैं हमने, ठीक, एंड पुट इट इनसाइड ए ब्रैकेट। नाउ अब थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट इज, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं और ऐड करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, एनर्जी आएगी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ फॉर एनी सिस्टम, फॉर एनी सिस्टम बोलो या फिर मैटर भी बोल सकते हैं, सिस्टम और मैटर, सम ऑफ टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, एंड टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बताओ उसको हम कहेंगे क्या, इंटरनल एनर्जी, इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये बात समझ में आई आपको? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, या फिर बोलते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कि इन विच वी कैन कॉन्सेप्चुअलाइज आवर इंटरनल एनर्जी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी कहाँ से आई। हमने ये बोला कि मेरे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के मॉलिक्यूल हैं, वो ऐसे रैंडम क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, इनको ही भर लो साथ साथ। तो क्या कर रहे हैं, रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। उनकी मोशन की वजह से हर मॉलिक्यूल के पास क्या होगी, कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और उन सबकी काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी यहाँ पर, नेट, यहाँ बोलते हैं टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। उसी तरीके से हर मॉलिक्यूल क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, एंड ड्यू टू दिस इंटरेक्शन दे हैव सम पोटेंशियल एनर्जी। और इंडिविजुअल पार्टिकल की अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की या एटम की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोलते हैं। ये बात समझ में आई आपको, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू नोट इट। ओके, ये क्वेश्चन आता है भैया कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो ये पूरा जो राम कहानी अभी तक लिख रखी ना, इसको लिख देना, छाप देना। अगर आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हो तो दिमाग में रखना, क्योंकि वहाँ तो छापना होता नहीं ना, लेकिन वहाँ कहाँ रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, कि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट चेंज विथ टेम्परेचर। ओके, बताइए समझ में, इफ टेम्परेचर इज अनचेंज देन द इंटरनल एनर्जी नॉट गोइंग टू चेंज। और क्या है यहाँ पर, और क्या पढ़ा हमने कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज आइसोथर्मल प्रोसेस ड्यूरिंग, जब वहाँ पर चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, वहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या रखना है, आपको याद रखना है। नाउ अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है, मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इन दिस सीरीज, और वी कैन से इन थर्मोडायनेमिक्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर एनी सिस्टम, बट वी आर इंटरेस्टेड इन हाउ मच इंटरनल एनर्जी इज चेंज्ड ऑफ एनी सिस्टम। किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो रखी है, हम इस बात पर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो लिख के चलेंगे और फिर देखेंगे कि हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख के चलो, इन थर्मोडायनेमिक्स